अगर जिस स्पीकर को सुनने के लिए आए हैं साथ में, मैं आग्रह करूँगा श्री पंकज जी से कि वो अपना उद्बोधन और अपना परिचय दें। मैं लघु उद्योग भारती का धन्यवाद कहूँगा कि आज उन्होंने ये मौका दिया मुझे कि इंडस्ट्रीज़ को कैसे सेटअप करना है, उसके लिए मैं एक प्रेजेंटेशन बना। जब हमारी बात स्टार्ट हुई थी तब ये बात से हमने शुरुआत की कि रोड मैप तैयार करना है कि एक इंडस्ट्री लगाने के लिए या इंडस्ट्री लगी हुई है उसमें एक्सपांशन करने के लिए हमें क्या करना होगा, कैसे करना होगा। ये पूरा मैंने इस स्लाइड में प्रेजेंटेशन में रेडी किया है। MSME स्टार्टअप अगर हम कहें तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इसमें जो मुझे समय एलोकेट किया गया है उस समय में जितनी कोशिश करूँगा आप लोगों को ब्रीफ करने की, अच्छे से पॉइंट बताने की कि आप एक उद्योग लगाएंगे तो आपकी समस्या क्या क्या रहेगी और आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है ताकि आप एक अच्छा उद्योग लगा पाएँ और जल्दी आपकी सेल्स और प्रॉफिट बढ़े और आप दूसरा एक्सपांशन प्लान करें। यही मेरा उद्देश्य है आज इस स्लाइड के साथ। दूसरा उद्देश्य जो मुझे कहा गया है लघु उद्योग भारती द्वारा कि बुरहानपुर को एक बड़े क्लस्टर के रूप में, एक टेक्सटाइल हब के रूप में, अपैरल हब के रूप में यहाँ के उद्योगपति देखते हैं। अगर हम सब लोग मिलकर प्रयास करें तो जल्द ही हम बुरहानपुर को एक स्टेट नहीं पूरे इंडिया लेवल का एक बड़ा उद्योग सेंटर बना सकते हैं, क्लस्टर बना सकते हैं। तो मैं आप लोग से परमिशन लेता हूँ कि मैं अपनी स्लाइड शुरू करूँ और अगर कहीं भी आपको लगे कि मैं ज़्यादा लंबा चल रहा हूँ तो आप थोड़ा सा इशारा कर दीजिएगा, मैं समझ जाऊँगा और कोशिश करूँगा कि शॉर्ट में मैं निपटाऊँ। मैं कोशिश करूँगा अपनी चीज़ बेहतर तरीके से और कम समय में आप लोगों के सामने पेश करूँ। मैंने अपनी स्लाइड को इस तरीके से तैयार किया है कि सबसे पहले तो हम ये समझे कि MSME और स्टार्टअप क्या है। ये समझने के बाद हमें ये देखना है कि गवर्नमेंट हमें क्या इंसेंटिव्स दे रही है, क्या सब्सिडीज दे रही है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, तो वो हम देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि आपको स्टार्ट करना है प्रोजेक्ट कोई भी, उसके पहले सबसे पहले आपको कंसल्टेंट अपॉइंट करना है, तो उसके लिए क्या प्रतिक्रिया है, मतलब क्या चीज़ें रहती हैं। आपका कॉन्स्टिट्यूशन तय करना है, लाइसेंसेज अप्रूवल्स कौन कौन से लेना है, लैंड एक्विजिशन करना है आपको। लैंड एक्विजिशन करने के बाद हम देखेंगे कि पावर कनेक्शन और बाकी की कंस्ट्रक्शन एस्टिमेट्स और प्लांट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोटेक्शन आप कैसे लेंगे। फाइनेंस और फंडिंग का आप कैसे अरेंजमेंट देखेंगे। इसके बाद मशीनरी सेटअप करना, प्रोजेक्ट को ट्रायल रन करके कमर्शियल प्रोडक्शन में लाना, सब्सिडी की फॉर्मेलिटीज करना और फिर हमारा उद्योग चालू, जिसमें हमें फिर सेल्स और प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे। तो इस प्रेजेंटेशन में सबसे पहले हम आते हैं MSME और स्टार्टअप पे। यहाँ एक कन्फ्यूजन हमेशा बना रहता है कि MSME और स्टार्टअप, अगर हम कोई चीज़ नहीं चालू करते हैं तो स्टार्टअप है। MSME क्या है वो हम समझते हैं, लगभग सब लोग जानते भी हैं अभी नई डेफिनेशन के बारे में। तो हम पहले शुरू करेंगे कि MSME क्या है। MSME की शुरुआत के पहले हमें सबसे पहले आप लोगों की आवश्यकता है। आप एंटरप्रेन्योर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स उद्यमी जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, वो इंडस्ट्री लगाने के पहले उनके सामने क्या क्या एस्पेक्ट्स आते हैं। तो जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि गवर्नमेंट हमें कैसे देख रही है। गवर्नमेंट हमें इस तरीके से देख रही है कि भाई हम आपको सब्सिडी दे रहे हैं, आप सब उद्योग लगाइए, आप हमारे स्टेट में आइए। स्टेट गवर्नमेंट कहती है आप हमारे स्टेट में आइए, हमारे डिस्ट्रिक्ट में आइए, यहाँ पर उद्योग लगाइए, हम आपको इंसेंटिव्स देंगे, सब्सिडीज देंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। बैंक हमें देखती है कि चलो आप जल्दी से हमारे से फाइनेंस ले लो, उन्हें इंटरेस्ट की इनकम होगी, तो वो हमें उस तरीके से देखते हैं। और जितने जॉब सीकर्स हैं, जो लोग नौकरी पाना चाहते हैं, वो हमें देखते हैं कि भाई आप जल्दी उद्योग लगाओ ताकि हमें जॉब मिल सके। हमें क्या मिलता है जो उद्योगपति या ऐसे उद्यमी, हम क्या देखते हैं या क्या हमारा सेल्फ इंटरेस्ट है। अगर हम उसको देखें तो हम सेल्स और प्रॉफिट हमारा मोटिव है कि हमें माल बेच के पैसा कमाना है। गुडविल, रिकग्निशन, ब्रांड, ये चीज़ हम देखते हैं लॉन्ग टर्म में कि अगर हम एक अपना उद्योग लगाते हैं तो हमारा ब्रांड तैयार होगा जो कि हमारी पुश्तें आगे उसको गुडविल को यूज़ कर सकती हैं। सेटिस्फेक्शन, मेरा उद्योग है, मेरा अपना खुद का बिजनेस है, एक बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन होता है हर उद्यमी के लिए। एक सेल्फ इंटरेस्ट बहुत बड़ा है उद्योग लगाने के लिए। हर आदमी सोचता है कि मेरा खुद का अपना इंडस्ट्री हो, मेरा अपना उद्योग हो।
ये सब चीज़ें तो अच्छी लग रही है, लेकिन यहाँ चैलेंजेस भी बहुत है सब। प्रॉफिट सेल्स जो हमने एक्सपेक्ट की वो अगर हमें नहीं मिली तो बैंक तो डंडा लेके खड़ा है सर। वो ये कहता है कि भैया आप अपना, हम कुछ नहीं जानते, आरबीआई ने कहा है इतने दिन में आप पैसा दे दो। तो वो सारी समस्याएं जो चैलेंजेस हम फेस करते हैं वो भी हमें चैलेंजेस दिख रहे हैं। लॉ और गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट जब आप उद्योग लगाते हो तो हाँ जी आप जल्दी लगा लीजिए सब्सिडी, लेकिन समय पे मिलेगी नहीं मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं। आपका उद्योग सफ़र कर रहा है, बैंक वाले आपके पीछे पड़े हैं। टैक्सेस रेगुलेशंस आप कंप्लाई करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, कई बार पेनल्टीज लग जाती है जो कि आपके कंट्रोल में नहीं होती। कई बार पोर्टल धोखा दे देता है, कई बार दूसरी समस्या रहती है। तो ये सारे चैलेंजेस भी हमें मीट करने हैं उद्योग में। ये चैलेंजेस मीट करने के लिए हमें मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसी से इन चीज़ों को मैनेज करना है। तो इस तरीके से एक एंटरप्रेन्योर अपना जो इंडस्ट्री का सफ़र है वो शुरू करता है। और आगे हम इसमें देखते हैं कि एमएसएमई में हम कहाँ आ रहे हैं। हम हमारा उद्योग लगाने जा रहे हैं तो हमारा उद्योग किस श्रेणी में आ रहा है, वो माइक्रो में है, स्मॉल में है, मीडियम में है। हम अपना क्लासिफिकेशन देख के हमें कई सारे फायदे मिलते हैं। अलग अलग क्लासिफिकेशन में अलग अलग बेनिफिट्स हैं। गवर्नमेंट की सब्सिडी के बेनिफिट्स अलग अलग क्लासिफिकेशन से हैं। इंटरेस्ट रेट का गवर्नमेंट की जो आरबीआई की पॉलिसीज होती है उसमें बेनिफिट्स हैं। तो हमें समझें कि भाई यहाँ पर हमें क्लासिफिकेशन किस तरीके से दिया गया है। जो नया क्लासिफिकेशन 1 जुलाई 2020 से आया है, पुराना तो हम लोग सब जानते ही हैं। नया क्लासिफिकेशन में है कि माइक्रो इंडस्ट्री वो कहलाएगी, माइक्रो एसएमई जो ओवर कहलाएगी, इसका 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट में, और टर्नओवर मैक्सिमम 5 करोड़ है। तो अप टू 1 करोड़ एंड अप टू 5 करोड़, हमें 2 क्राइटेरिया मैच करके चलना। अगर हम टर्नओवर में आगे चले गए तो हम दूसरी कैटेगरी में आ जाएंगे, अगर हम इन्वेस्टमेंट में आगे चले गए तो भी दूसरी कैटेगरी में आ जाएंगे। दोनों कंडीशन हमें साथ में फुलफिल करनी है। कि अगर हमारा माइक्रो एंटरप्राइज है तो हम उसको 1 करोड़ और 5 करोड़ में देखेंगे। 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट में और 5 करोड़ तक के टर्नओवर। इस तक हम माइक्रो में रहेंगे। जैसे ही हम 1 करोड़ के ऊपर जाते हैं 10 करोड़ तक के हम स्मॉल में आ जाते हैं। 10 करोड़ तक के हम अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट में तो हम स्मॉल कैटेगरी में आ गए। और टर्नओवर हमारा जो है 50 करोड़ तक अगर है तो हम स्मॉल में रहेंगे। वैसे ही मीडियम में अगर हम जाते हैं तो सरकार ने इसकी डेफिनेशन काफ़ी रिवाइज करके 50 करोड़ तक कर दी। तो अभी बहुत बड़ा बेनिफिट है कि 50 करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट भी हमारा एमएसएमई में आ रहा है, मतलब मीडियम एंटरप्राइज में आ रहा है, जिससे कि हमें गवर्नमेंट के जो टेंडर्स होते हैं वहाँ पे सब बेनिफिट मिलता है। गवर्नमेंट ने रेगुलेशन किया है कि आत्मनिर्भर पैकेज में आप सब लोगों को ध्यान होगा कि 200 करोड़ तक के जितने भी टेंडर्स हैं वो सारे एमएसएमई से ही प्रोक्योर किए जाएंगे। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है सबके लिए कि 50 करोड़ तक की यूनिट लगा के 250 करोड़ तक का टर्नओवर कर भी हम मीडियम एंटरप्राइज में रहते हैं और सरकार की नीति का फायदा ले सकते हैं। एमएसएमई क्लासिफिकेशन में जो क्रेडिट और फाइनेंस में एस्पेक्ट्स हैं वो बताता हूँ आपको कि जैसे ही आप एमएसएमई में क्लासीफाई हुए तो आपको क्रेडिट में बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि आरबीआई ने नॉर्म्स में प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में एमएसएमई को क्लासीफाई किया। तो आप अगर एमएसएमई हैं तो आपको प्रायोरिटी सेक्टर में लेंडिंग होगी तो आपको बैंक तत्पर है लोन देने के लिए। कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन मिल जाएगा। रेट्स प्लेटफॉर्म जो गवर्नमेंट ने चालू किया ऑनलाइन, जहाँ पर आप अपना रिसीवेबल्स डिस्काउंट कर सकते हैं, ये सारा पूरा ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा होता है। अगर आप लार्ज कॉर्पोरेट्स पीएसयूज को सप्लाई करते हैं तो आप वहाँ पे ट्रेड्स पे जाके अपना डिस्काउंटिंग करके पेमेंट इमीडिएटली हासिल कर सकते हैं। एमएसएमई की सबसे बड़ी खासियत ये है कि एमएसएमई एक्ट ये कहता है कि जो भी एमएसएमई है उसको 45 दिन में आपको पेमेंट करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हम सब लोगों को पता है कि अगर हम एमएसएमई है तो हमें 45 दिन के अंदर पेमेंट नहीं मिला है तो हम उसमें बैंक रेट से 3 गुना का ब्याज चार्ज कर सकते हैं सामने वाले से। अगर लार्ज कॉर्पोरेट्स और पीएसयू से आपका ज़्यादा लेन देन है तो बहुत ही बेनिफिशियल है ये प्रोविजन। कोलेटरल फ्री लोन भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। अभी गवर्नमेंट ने नए नॉर्म्स में 2 करोड़ रुपए तक का लोन बिना कोलेटरल लिए CGTMSE स्कीम में प्रोवाइड किया है कि आप ले सकते हैं अगर हम एमएसएमई है तो। ऐसी आरबीआई हमेशा जितने भी प्रोविजंस करती हैं एमएसएमई के लिए करती है। जैसे 4.5 लाख करोड़ का अभी ECLGS इमरजेंसी क्रेडिट में अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कल ही, तो 4.5 लाख करोड़ एमएसएमई के लिए लिक्विडिटी अवेलेबल है। आरबीआई ने मैंडेट किया है, तो बहुत सारा पैसा एमएसएमई के लिए आ रहा है। क्या आप लोगों को पता है पूरे इंडिया में 45% इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है वो एमएसएमई द्वारा दिया जाता है।
और लगभग 6 करोड़ यूनिट हैं इंडिया में जो कि MSME में आते हैं। यही नहीं, ये 11 करोड़ लोगों को एम्प्लॉय भी करते हैं। मतलब MSME एक ऐसा सेक्टर है जो काफ़ी लार्ज है और गवर्नमेंट इसके लिए हमेशा तत्पर रही है कि MSME को कैसे फायदा पहुँचाए। गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे पोर्टल्स तैयार किए हैं। गवर्नमेंट का उद्देश्य है कि हर चीज़ ई हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक हो जाए। तो बहुत सारे पोर्टल्स गवर्नमेंट ने रेडी किए हैं। माय MSME डेटा बैंक है, उद्यम रजिस्ट्रेशन है, कई लोगों ने उद्यम रजिस्ट्रेशन देखा होगा, MSME संपर्क है। ये सारे पोर्टल्स कुछ ना कुछ पर्पस MSME के लिए सर्व कर रहे हैं। MSME संबंध है, चैंपियंस है, जेम पोर्टल है, मार्केटिंग का पोर्टल है, ट्रेड्स प्लेटफॉर्म जैसे हमने बात की डिस्काउंटिंग के लिए, PMEGT का पोर्टल है, वहाँ पर आप मतलब अपना प्रोजेक्ट डाल सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ने ऑनलाइन कर दी है और ये सारे प्रोजेक्ट्स, सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं। आपको अपने पोर्टल पर जाना है और गवर्नमेंट ने सारी चीज़ें सीमलेस की, कोई आपका काम रोक नहीं सकता। मतलब आपको जानकारी होनी चाहिए, जानकारी का अभाव नहीं होना चाहिए। स्टार्टअप की बात करते हैं। MSME एक उद्योग हो गया जो हम लगा रहे हैं। स्टार्टअप क्या होता है? स्टार्टअप के भी बेनिफिट्स अलग हैं। स्टार्टअप वो होता है जो एक इनोवेशन है, काम वही, तरीका अलग। अगर हम कहें कि हम उद्योग लगा रहे हैं, या हम स्पिनिंग डाल रहे हैं या टेक्सटाइल का उद्योग लगा रहे हैं वीविंग का, तो अगर आपका कोई उसमें इनोवेशन है, कोई नई चीज़ है, आपके पास कोई आइडिया है, तो आपको गवर्नमेंट फैसिलिटी देती है कि आप इंक्यूबेटर के साथ मिलकर DPIIT में रजिस्ट्रेशन कराएं और अपने इनोवेशन आइडिया को रजिस्टर्ड जब हो जाता है तो आपको स्टार्टअप का रिकग्निशन मिल जाता है। जैसे अगर स्टार्टअप रिकग्नाइज हुए, आपको 3 साल का टैक्स हॉलीडे, आपको टेंडर में 3 साल तक वेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको टेंडर में हमेशा दिखाना होता है पास 3 साल का रिकॉर्ड। यहाँ पे आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। गवर्नमेंट ने सीड फंडिंग कर रखा है, लगभग 10,000 करोड़ का फंड अभी उसमें पड़ा है। 10,000 करोड़ आप स्टार्टअप फंडिंग में ले सकते हैं, पर आपके पास आइडिया होना चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए। और इसकी बाइंडिंग अब भी बहुत आसान रखी है गवर्नमेंट ने कि अगर आप स्टार्टअप में रजिस्टर करते हैं तो आप उसको जब चाहे तब 90 दिन में एप्लीकेशन देके बंद कर सकते हैं। अगर आपका इनोवेटिव आइडिया नहीं चल पाए तो आप उद्योग बंद भी आसानी से कर सकते हैं। तो स्टार्टअप समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं कि गवर्नमेंट हमें क्या दे रही है। गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स, गवर्नमेंट की सब्सिडीज, ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है आज की तारीख में हमें, कि गवर्नमेंट अगर हमें सपोर्ट करती है तो हम बड़े से बड़ा उद्योग, हमारी जो कैपेसिटी है उससे अच्छा उद्योग लगा सकते हैं। यहाँ मैंने सारे सब्सिडी तो नहीं कवर कर पाया, क्योंकि बुरहानपुर में टेक्सटाइल ज़्यादा फोकस्ड एरिया है, तो मैंने टेक्सटाइल पे फोकस करते हुए टेक्सटाइल की सब्सिडीज़ को यहाँ नोट डाउन किया है। सबसे पहले हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने अमेंडेड टर्फ्स स्कीम लागू की है, जो अभी वैलिड है 31 मार्च 2022 तक। 31 मार्च 2022 के पहले अगर आप लोन सैंक्शन भी करा लेते हैं तो सैंक्शन बेसिस पे भी आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा हमें ध्यान रखना है कि अगर हमारा लोन सैंक्शन हो गया है, मशीनरी लगी नहीं है, तो भी हम अमेंडेड टर्फ्स में एलिजिबल हैं। यहाँ पर क्या नेचर है, जैसे वीविंग है, निटिंग है, प्रोसेस है, डाइंग है, तो हमें 10% प्लांट एंड मशीनरी की बेसिक वैल्यू का, यहाँ पर GST और बाकी इंस्टॉलेशन और ये सारे खर्चे नहीं काउंट होंगे, खाली 10% बेसिक वैल्यू का हमें सब्सिडी प्रोवाइड किया जाएगा। और वो भी एनलिस्टेड मैन्युफैक्चरर्स है, जो लिस्ट अमेंडेड टर्फ्स स्कीम में मैन्युफैक्चरर्स की दी हुई है, उन्हीं से अगर हम खरीदते हैं तो ही हमें वो इंसेंटिव सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी, और इसकी मैक्सिमम लिमिट 20 करोड़ रुपये है। आगे है टेक्निकल टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट, इसमें 15% सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है अमेंडेड, वो भी बेसिक वैल्यू पे एनलिस्टेड मैन्युफैक्चरर द्वारा, और इसका मैक्सिमम लिमिट है 30 करोड़। ये अमेंडेड टर्फ्स जो है इसकी कंडीशन है कि हमें बैंक लोन से ही इसको फंडिंग करना है, और मिनिमम बैंक लोन हमें 51% लेना है, मतलब 49% हमारा मैक्सिमम मार्जिन हो सकता है। कई बार व्यापारी सोचते हैं कौन बैंक के चक्कर में पड़ेगा, हमें तो खुद ही लगा देना है उद्योग। लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन में ध्यान रखना है कि अगर हमें सब्सिडी चाहिए, उसकी पात्रता चाहिए, तो हमें यहाँ पर बैंक लोन लेकर ही काम करना है, वो भी मिनिमम 5 ईयर्स का लोन लेना है। ऐसा नहीं कि हमने 2 साल का लोन ले लिया और रिपे कर दिया। तो बैंक फंडिंग इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज बैंक ड्यू डिलिजेंस मेक श्योर दैट यू हैव a proper machinery in place and the proper setup of the unit is there. इसके बाद हम आते हैं
CLCS स्कीम जो कि अभी बंद है, लेकिन इसको हम समझ के रखते हैं कभी भी चालू हो सकती है। गवर्नमेंट टेकअप फंड में इसको स्टार्ट करने वाली है जल्दी। तो 15% इसमें हमें सब्सिडी मिलती है जितना टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हम करते हैं, 15 लाख प्लांट एंड मशीनरी पर। कुछ अलग से स्कीम्स हैं केस टू केस बेसिस हम देख सकते हैं। जैसे प्रोसेस में अगर आप ETP लगाते हैं, CTP लगाते हैं, तो स्पिनिंग में भी आपको कुछ जगह है फैसिलिटीज जो आप कर सकते हैं सब्सिडी की। तो केस टू केस बेसिस वेरी करेगी, तो यहाँ मैंने डिस्कस नहीं किया है। अब हम आते हैं स्टेट गवर्नमेंट पर। मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी 2021 में 40% से लेकर 60% तक की हमें सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। ये अलग अलग क्राइटेरिया है। जैसे अगर आप वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं तो उसको फैसिलिटीज ज़्यादा हैं। 40% बेसिक है, सभी को मिलना है। वुमेन है, SC ST है, या एक्सपोर्ट अगर आप करते हैं ज़्यादा तो उसके लिए हमें बेनिफिट बढ़ते जाते हैं। 40% से लेकर 60% की सब्सिडी हमें अवेलेबल है, जो कि 4 किस्तों में हमें 4 साल में मिलनी है। 1/4 एवरी ईयर, 10% सालाना आपको सब्सिडी मिलेगी। 4 साल के अंदर 40% आपको मिनिमम सब्सिडी मिलेगी। अगर हम लैंड हमारी MP SIDC में खरीदते हैं, MP SIDC जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि रेहटा में जो MP SIDC डेवलपमेंट कर रहा है, तो वो लैंड अगर हम खरीदते हैं, रेहटा जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर रहा है, मध्य प्रदेश स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तो ये जो लैंड हम खरीदते हैं तो वहाँ पे हमें 5% इंटरेस्ट सब्सिडी एक्स्ट्रा मिलती है, जो कि दूसरी जगह नहीं। अभी एज ऑफ नाउ प्रयास चल रहा है कि हमें सभी जगह 5% इंटरेस्ट सब्सिडी मिले। इसके बाद हम देखें अगर 10 करोड़ के ऊपर का इन्वेस्टमेंट है तो हमें इंटरेस्ट सब्सिडी स्टेट गवर्नमेंट 2% की और दे रही है 5 साल के लिए। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर हमारा उद्योग बड़ा है तो गवर्नमेंट ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है कि आप अपने स्पेशल एक रिक्वेस्ट करें गवर्नमेंट से कि आपको क्या चाहिए। ये तो स्टैंडर्ड हो गया है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, हमारी स्कीम है, आप आ जाइए उद्योग लगा लीजिए। अगर आपका उद्योग बड़ा है, 25 करोड़ से बड़ा है, 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ का उद्योग है, तो आप जाके गवर्नमेंट से नेगोशिएट कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन फॉर्म है, आप गवर्नमेंट को अप्लाई कर सकते हैं कि हमें ये उद्योग में ये बेनिफिट की ज़रूरत है, और गवर्नमेंट स्पेशल नोटिफिकेशन द्वारा आपको सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे नेगोशिएशन की बात है कि भाई इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट को चाहिए, हमें उद्योग लगाना, तो हम नेगोशिएट भी कर सकते हैं। लेकिन ये नेगोशिएशन केवल बड़े उद्योगों में जहाँ बड़ी राशि इन्वॉल्व है वहीं पर पॉसिबल है। स्पेशल पैकेज अपैरल सेक्टर के लिए दिया हुआ है। अपैरल सेक्टर काफ़ी गवर्नमेंट चाहती है, जैसे यहाँ पर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा सब्सिडी गवर्नमेंट इसमें दे रही है और इंटरेस्ट सब्सिडी भी दे रही है। तो मैंने इसमें यहाँ ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है क्योंकि मेरा एरिया अभी टेक्सटाइल पे फोकस है। हम पावर यूनिट्स की बात करें, पावर यूनिट्स को इलेक्ट्रिसिटी कंसेशन दे रही है गवर्नमेंट। 1.5 रुपये पर यूनिट अगर 20 हॉर्स पावर की कैपेसिटी का पावर हम लगाते हैं तो, और 1.25 रुपये पर यूनिट 20 हॉर्स पावर से लेकर 150 HP की कैपेसिटी का लगाते हैं। और फिक्स चार्जेस में और मिनिमम चार्जेस में जो डिफरेंस है एक्चुअल कंजम्पशन में, वो भी 100% आपको रिइंबर्स कर देगी गवर्नमेंट। हमने बात की लैंड MP SIDC की। अगर कोई लैंड हमारी प्राइवेट है और हम उसको डेवलप करना चाहते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर सब्सिडी भी गवर्नमेंट देती है। जैसे आप रोड उसको बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की लाइन वहाँ तक लाते हैं आपके उद्योग पर, तो गवर्नमेंट इसमें 50% ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आपकी प्रीमाइसेस तक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आप खुद करते हैं, तो 25 लाख रुपए तक की आपको मैक्सिमम सब्सिडी मिल सकती है। वैसे ही अगर आप ATP प्लांट सेटअप करते हैं तो 25 लाख रुपए आपको सब्सिडी 50% ऑफ द एक्सपेंडिचर। और कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट अगर आप सेटअप करते हैं, लेकिन 5 लोग होना चाहिए मिनिमम, 5 लोग अपनी इकाई के साथ एक CTP को बनाते हैं, तो वहाँ पे 1 करोड़ तक की सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है 50% ऑफ द एक्सपेंडिचर। ये सारे बेनिफिट्स हैं हमें प्रोसेसर यूनिट्स और इनके लिए। अब हमारी सब्सिडीज हमने समझ ली, हमें उद्योग लगाना है, हमने डिसाइड कर लिया, तो क्यों ना कंसल्टेंट को अपॉइंट किया जाए। कंसल्टेंट क्यों चाहिए, वाई ए कंसल्टेंट? हमें 2 टाइप के कंसल्टेंट लगते हैं प्रोजेक्ट मैनेज करने के लिए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कवर्स 2 टाइप ऑफ कंसल्टेंट, वन इज टेक्निकल कंसल्टेंट, अनदर इज फाइनेंशियल कंसल्टेंट। टेक्निकल कंसल्टेंट हमें ये बताएगा कि आपको कौन सी मशीन लेनी चाहिए, क्या स्केल ऑफ प्रोडक्शन होना चाहिए आपका, आपकी इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल कायम है, आपको लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे आएगी,
आप पावर कंजम्पशन कम कैसे कर पाएंगे, आपका सेटअप जो है वो कैसा है, कंस्ट्रक्शन कैसे करना चाहिए कि कम जगह में आपका ज़्यादा अच्छे से उद्योग लग जाए, कम कॉस्ट में आपका सारा मैनेज हो जाए। वैसे फाइनेंशियल कंसल्टेंट की आपको ज़रूरत है फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, कुछ टेक्निकल डिसीजंस हैं फाइनेंशियल के वो लेने के लिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए, फंडिंग और कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करने के लिए, क्रेडिट असेसमेंट करने के लिए, बैंक से लाइजनिंग करने के लिए। बैंक से हमें आज कुछ काम करवाना है तो लाइजनिंग करनी होगी, बैंक से नेगोशिएट करना होगा। रिस्क असेसमेंट करने के लिए कि ये प्रोजेक्ट में क्या क्या रिस्क हैं, कितना इसमें पैसा लगना है, अगर सेंसिटिविटी एनालिसिस करवानी है आपको कि भाई प्रोजेक्ट अगर नहीं चल पाया, 5% सेल्स गिर गई तो क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको फाइनेंशियल कंसल्टेंट मदद करेगा। सब्सिडी की कंसल्टेंसी के लिए, लीगल कंप्लायंस के लिए, टैक्स के लिए, तो हमें कंसल्टेंट चाहिए और फाइनेंशियल और टेक्निकल कंसल्टेंट दोनों चाहिए उद्योग लगाने के पहले। यहाँ पर एक अननोन व्यक्ति का एक कोट करता हूँ मैं, इन दिस वर्ल्ड ऑफ व्हाट्सएप एंड सोशल मीडिया हाउ टू रीच द राइट इन्फॉर्मेशन। ये बहुत बड़ा सवाल है आज की तारीख में कि व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के ज़माने में आपको सही जानकारी कहाँ से मिलेगी। दैट इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन नाउ। आजकल हम लोग देखते हैं कि न्यूज़पेपर वाले ये चीज़ का खुलासा करते हैं कि हमने पता किया कि ये जानकारी सही थी कि गलत थी, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी फ्लोट हो जाती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम टू मेक द डिसीजंस करेक्टली। आगे आता है कि जैसे हमने कंसल्टेंट अपॉइंट किया, हमें डिसाइड करना है कि हमें कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन रखना चाहिए, प्रोप्राइटर रखना चाहिए, एलएलपी रखना चाहिए, पार्टनरशिप रखना चाहिए, कंपनी रखना चाहिए। हर एक के अपने प्रोज और कॉन्स हैं, हर एक के अपने बेनिफिट्स हैं। आपका अगर छोटा उद्योग है, आपको ज़्यादा कैपिटल की आवश्यकता नहीं है, आप प्रोप्राइटरी कंसल्ट में चले जाइए। आपको लगता है कि मेरी रिस्क बढ़ रही है तो आप एलएलपी बना लीजिए, पार्टनरशिप बना लीजिए, पार्टनरशिप में आप कैपिटल ज़्यादा इन्फ्यूज कर लीजिए। आपको लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा लोगों को इसमें इन्वेस्टर बनाना पड़ेगा तो आप कंपनी का स्वरूप लेके आप बना लीजिए। ऐसी सभी चीज़ें आपको डिसाइड करनी रहेगी आपके अपने पर्सनल केस टू केस बेसिस पर। यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है, हर किसी के लिए ये फायदे नुकसान अलग अलग हो सकते हैं। लाइसेंसेस और अप्रूवल्स की लिस्ट मैंने यहाँ तैयार की है जो कि हमें उद्योग में मोटा मोटा लगती है। कई उद्योगों में कुछ चीज़ें ज़्यादा लग सकती है, कुछ चीज़ें कम लग सकती है। लैंड एक्विजिशन अगर हम करते हैं तो हमें डाइवर्जन कराना पड़ता है। डाइवर्जन का प्रोसेस अलग है, पर टीएनसीपी में भी कई बार जाना पड़ता है। अगर आपकी लैंड टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में आती है तो आपको टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से भी अप्रूवल लेना पड़ता है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए हमें अगर ग्राम पंचायत में आती है तो हमें ग्राम पंचायत से एनओसी लेनी पड़ेगी, और अगर नगर निगम में आती है तो नगर निगम से परमिशन लेनी पड़ेगी। एमपीईबी पावर लाइसेंस, ये बिना उसके उद्योग चल ही नहीं सकता। हमें पार्टनरशिप अगर हमने रजिस्टर्ड करानी पड़ेगी, पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो कंपनी रजिस्टर्ड करानी पड़ेगी। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन हमें कब लेना चाहिए ये हमें तय करना है। अगर मान लीजिए आप पहले ले लेते हैं तो आपको मशीनरी की सारी क्रेडिट्स भी मिल जाएंगी, अगर आप लेट लेते हैं तो आपको दिक्कत जाएगी। इससे बेटर है कि हम जीएसटी का रजिस्ट्रेशन पहले ले लें और जीएसटी क्रेडिट्स अवेल कर लें। प्रोफेशनल टैक्स हमें कंपलसरी लगता है। मध्य प्रदेश में जो भी उद्योग 10 लाख के ऊपर का टर्नओवर करता है उसको प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। 10 वर्कर से ज़्यादा अगर हमारे पास लोग काम करने वाले हैं तो हमें ESIC में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। 20 लोगों से ज़्यादा हमारे एम्प्लॉय होने वाले हैं तो हमें PF एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर हम किसी वर्कर को 3 लाख से ज़्यादा की सैलरी दे रहे हैं तो यहाँ पर हमें प्रोफेशनल टैक्स उसका काटना होगा। तो प्रोफेशनल टैक्स में एक पर्सन के अलावा एक रजिस्ट्रेशन होता है एम्प्लॉय का, वो हमें कराना होगा, हमें काट के उसका टैक्स जमा करना होगा। पोल्यूशन के नॉर्म्स हैं, पोल्यूशन का भी आपको अपडेट कर दूँ। लेटेस्ट जो गवर्नमेंट ने अभी एक नया पोर्टल चालू किया है, उस पोर्टल का अभी कुछ दिन पहले ही उद्घाटन हुआ है। नेशनल मैं भूल रहा हूँ उसका नाम, नेशनल इसे पोर्टल वो असेस देता है हमें सारे अप्रूवल्स के, कि अगर हमें कोई भी उद्योग डालना है तो वहाँ पे क्वेश्चन यार डला हुआ है, आप जाके वहाँ पे देखिए, आपका उद्योग की क्लासिफिकेशन डालिए तो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के सारे अप्रूवल की लिस्ट आपको दिख जाएगी। तो बहुत ही शानदार पोर्टल है। मैंने उसको कल ही देखा था, मैं ये प्रेजेंटेशन बना रहा था पर मैं उसको कवर नहीं कर पाया इसमें। तो वो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी कि आपको ये उद्योग लगाने के लिए क्या क्या अप्रूवल लेना है।
और जो हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है उसमें 80% जो चीज़ें हैं वो ऑनलाइन कर रही है। और रिसेंटली पॉल्यूशन की जो एप्लीकेशन है वो भी ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू ही जाएगी, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। हमारे पॉल्यूशन के लिए जो दिक्कत आती है वो सारी इसमें कवर हो जाएगी। ये बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है जो उद्योगों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। हम एक बार आगे बढ़ते हैं। हमने कंसल्टेंट अपॉइंट कर लिया, हमने कॉन्स्टिट्यूशन तय कर लिया, हमने लाइसेंसेस अप्रूवल क्या लेना है वो भी सब देख लिया। हमने लैंड कौन सी यूज़ करना है। अगर हम ओन लैंड यूज़ करते हैं, खुद की लैंड है हमारे पास जो कि MPSIDC के बाहर है, यह हम खरीदने वाले हैं जो लैंड जो कि MPSIDC में नहीं है। MPSIDC से यहाँ मेरा कहने का मतलब है रहता या सुखपुरी जो आने वाला इंडस्ट्रियल एरिया जो डेवलप हो रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसको छोड़ के अगर हम करते हैं तो हमें वहाँ पे खास चीज़ ये देखना है इसकी लोकेशन क्या है, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ क्या है, वहाँ पे स्किल्ड लेबर की क्या अवेलेबिलिटी है। मेरा उद्योग वहाँ रहेगा तो आसपास मुझे रॉ मटेरियल कितनी जल्दी मिल जाएगा या मेरा फिनिश प्रोडक्ट कितनी जल्दी मैं ट्रांसपोर्ट के थ्रू आगे पहुँचा पाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। उसके बाद हमें डिसाइड करना है कि हम यहाँ उद्योग लगा सकते हैं कि नहीं। उसके बाद डाइवर्जन हमें कराना होगा कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल डाइवर्जन अलाउ है कि नहीं। TNCP में हमें देखना होगा कि ये कौन से जोन में आ रहा है। ये सारी चीज़ें चेक करने पर हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमारी लैंड फिजिबल है कि नहीं, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉस्ट क्या आ रही है और हमें गवर्नमेंट क्या सब्सिडी दे रही है। और हमें यहाँ पे फाइनेंशियल डिसीजन भी लेने पड़ेंगे कि हमारी लैंड कितनी सही है। इसके बाद अगर हम MPSIDC की लैंड खरीदते हैं तो हमें वहाँ भी देखना होगा कि क्या हमारा उद्योग यहाँ पर जल्दी फल फूल पाएगा कि नहीं, यहाँ पर कौन कौन से उद्योग लगे हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कब तक हो जाएगा, पेमेंट टर्म्स क्या हैं, कैसे पेमेंट देना है। तो हमें सारी चीज़ें डिसाइड करनी होगी। इसके बाद हमारे पास है उद्योग नगर की लैंड। अगर उद्योग नगर की लैंड है तो कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत ही नहीं, ऑलरेडी वो सारी चीज़ डेवलप्ड है तो इंडस्ट्री के लिए उपयोगी है। इसके बाद आता है हमारा एस्टिमेट्स, मशीनरी कोटेशन, पावर कनेक्शन। यहाँ पर हमें टेक्निकल कंसल्टेंट के साथ बैठ के डिसाइड करना है मशीनरी कौन सी लेना है, उनके कोटेशन रेज करना है, पावर कनेक्शन के लिए हमें अप्लाई करना है। इसके बाद हमारा आता है फाइनेंस एंड फंडिंग। बैंक के पास जाना है, फंडिंग करना है, उसके पहले हमें एक चीज़ का डिसीजन लेना है कि हमें हमारी कैपिटल कितनी लाना है। यहाँ हम अपने कंसल्टेंट के साथ बैठ कर डिसाइड करेंगे कि आपकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए। ये इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, क्योंकि बैंक तो आपको देगा कि भाई आपको कितना फंड चाहिए आप बता दीजिए, हम आपको फाइनेंस कर देते हैं, लेकिन हमारी कैपिटल कितनी होनी चाहिए। और हम यहाँ पे एक रिस्क असेसमेंट करें। जनरली क्या होता है, उद्योग लगाते लगाते हम इतने बिजी हो जाते हैं कि हमें यही असेसमेंट का समय होता है कि उद्योग लगने के बाद हमें इमीडिएटली रिपेमेंट करना होगा लोन का। कई लोग फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर पाते हैं, तो हमें कम से कम 6 महीने का इंस्टॉलमेंट अपने कुशन के लिए रखना चाहिए जो कि हम बैंक को रिपेमेंट कर सकें। ये प्लानिंग अगर हमारे पास है तो हम 6 महीने कोई भी आपदा आई, कोई भी प्रकार का हमारा प्रोडक्शन रुका या हमारा प्रोडक्शन डिले हो गया, प्रोजेक्ट डिले हो गया, तो हम वो चीज़ को मैनेज कर सकते हैं बिना बैंक को बात किए। सब्सिडी डिले होती है, हम सोचते हैं सब्सिडी समय पे आ जाएगी मैं ऐसा कर लूँगा, लेकिन उसका भी हमें क्वेश्चन लेके चलना होगा कि सब्सिडी समय पे नहीं है, उस कंडीशन में हम कहाँ से फंड रेज करेंगे, मेरे पास अल्टरनेट क्या है। मुझे हमेशा सेकेंड ऑप्शन प्लान बी रेडी रखना पड़ेगा। जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं कि प्लान ए तो खत्म हो गया तो प्लान बी क्या है, तो प्लान बी हमेशा हमारे पास रहना चाहिए। अब ये प्लानिंग अगर हमने अच्छे से कर ली तो 80% हमारे यूनिट सक्सेस हो गए, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग की वजह से 90% यूनिट एंट्री हो गई। एक असेसमेंट आया है RBI का कि अगर आपने गलत फाइनेंशियल प्लानिंग की है या प्लानिंग नहीं की है तो आपका यूनिट NPA में उसी कारण से जाता है। तो 90% यूनिट इसी वजह से NPA होता है। बैंक फाइनेंस अगर आप कराते हैं तो बैंक की टर्म्स हमें समझनी, क्योंकि कोलेट्रल फ्री लोन लेना है तो उस पर क्या कॉस्ट आएगी, कोलेट्रल देते हैं तो हमें इंटरेस्ट रेट क्या लगेगा, ये सारे नॉर्म्स हमें समझ के अपना क्वेश्चन डालकर हमें प्रोजेक्ट का असेसमेंट करना है। फाइनेंस की तैयारी हो गई साहब, अब मशीन लगा लीजिए, फाइनेंस आ गया है। मशीन लगाने के बाद ट्रायल प्रोडक्शन स्टार्ट करिए।
अपने मशीनरी के इंस्टॉलेशन के बाद आप ट्रायल प्रोडक्शन करेंगे, स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर्स की अवेलेबिलिटी कराएंगे और अपने सेल्स प्लान और मार्केटिंग प्लान को आगे बढ़ाएंगे। सब्सिडी की फॉर्मेलिटीज कर लीजिए जल्दी ताकि आपकी सब्सिडी जल्दी आ जाए, और सेल्स और प्रॉफिट के बारे में सोचिए। जैसे सेल्स और प्रॉफिट की बात आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये जो पूरे टीम बैठी सामने उद्यमियों की, एंटरप्रेन्योर्स की, मुझे अब इनसे क्लास लेने की जरूरत है क्योंकि ये मेरा टॉपिक नहीं है, ये आप लोगों का टॉपिक है। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट लिसनिंग, थैंक यू सो मच। मेरी बात को इस तरीके से खत्म करूँगा कि भाई इंडस्ट्री वालों के लिए, खास करके हमारे लघु उद्योग भारती के सारे मेंबर्स के लिए, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। तो हमें सभी को परों को खोलना है और आसमान में उड़ना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।